6 इंटू 10⁶ जूल होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कोलिजन्स की। नेक्स्ट टॉपिक है कोलिजन्स का। तो कोलिजन में देखिएगा, अ कोलिजन इज सेड टू अकर बिटवीन टू बॉडीज आइदर इफ दे फिजिकली कोलाइड अगेंस्ट ईच अदर और इफ द पाथ ऑफ वन इज अफेक्टेड बाय द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अदर। अगर एक कोई भी ऑब्जेक्ट है, अगर वो ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट में टकरा रहा है और टकराने से उन दोनों के पाथ्स पर कोई ना कोई फर्क पड़ रहा है, तो हम ये बोलेंगे कि कोलिजन इज सेड टू अकर, कोलिजन हो गई है, दोनों के बीच में टकराव हो गया है। द कोलिजन्स बिटवीन पार्टिकल्स आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। अब जो कोलिजन है, कोलिजन कुछ टाइप्स के हैं। जैसे पहला है इलास्टिक कोलिजन। Elastic collision, if there is no loss of kinetic energy during the collision, it is called an elastic collision. Characteristics of elastic collision, हम ये कहते हैं कि अगर कोई दो बॉडीज़ टकराई और दो बॉडीज़ के टकराने से किसी भी तरीके का काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, तो हम उसको बोल देते हैं इलास्टिक कोलिजन। किसी भी तरीके का काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं होता है, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए एक बॉडी ऐसे है और एक बॉडी ऐसे है, ये दोनों बॉडीज आपस में टकरा जाती हैं। मान लो ये बॉडी ऐसे आ रही है और ये बॉडी ऐसे आ रही है, दोनों टकरा गई। अब हुआ क्या कि इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इसने पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इसको दे दी, और इसकी जो काइनेटिक एनर्जी थी वो इसने पूरी की पूरी काइनेटिक एनर्जी इसको दे दी। मान लो ये 5 जूल से इधर जा रहा था और ये 10 जूल से इधर आ रहा था, तो अब ये वाली जो बॉडी है, इधर वाली जो बॉल है, ये 5 जूल से इधर जाने लगेगी और ये जो है ये 10 जूल से इधर जाने लगेगी। तो कुल मिलाकर क्या हुआ, ये जो पूरा सिस्टम है, सिस्टम में क्या है कि सिर्फ ये दो बॉल्स हैं, तो इसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व है, वो चेंज ही नहीं हुई। क्यों? क्योंकि इसने अपनी 5 जूल इसको दे दी, इसने अपनी 10 जूल इसको दे दी, तो ये सिंपली एक्सचेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जीज हो गया। तो यहाँ पर किसी भी तरीके की काइनेटिक एनर्जी का लॉस नहीं हुआ, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे इलास्टिक कोलिजन। इलास्टिक कोलिजन अगर देखा जाए तो इलास्टिक कोलिजन मतलब एग्जैक्टली मैं बोलूँ कि आइडियल कंडीशन में ही एग्जिस्ट करती है, प्रैक्टिकल कंडीशन में बहुत कम एग्जिस्ट करती है। फिर भी एग्जांपल देखते हैं इसके। देखिएगा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलास्टिक कोलिजन। तो कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसमें क्या है, फर्स्ट है द मोमेंटम इज कंजर्व। तो पहली चीज़ तो ये है कि जब वेलोसिटी में कुछ चेंज ही नहीं हुआ, तो जब वेलोसिटी में चेंज नहीं हुआ, मास में कुछ चेंज नहीं हुआ, तो मास इंटू वेलोसिटी तो होता है मोमेंटम, मोमेंटम कंजर्व रहा, यानी कि सेम रहा। ठीक है। उसके बाद देखिएगा फिर सेकंड है टोटल एनर्जी इज कंजर्व। तो टोटल एनर्जी है, टोटल एनर्जी वो भी कंजर्व रही। उसके बाद थर्ड देखें द काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व। जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी भी इसमें कंजर्व रहेगी। और फोर्थ है फोर्स इन्वॉल्व ड्यूरिंग द कोलिजन आर कंजर्वेटिव। जो फोर्सेस हैं वो सारी की सारी कंजर्वेटिव होंगी, यानी कि फोर्स की वजह से जो वर्क डन होता है वो वर्क डन पाथ पर डिपेंड नहीं करेगा, इसलिए वो फोर्स सारी की सारी कंजर्वेटिव होगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी देखिएगा द मैकेनिकल एनर्जी इज नॉट कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट, साउंड एटसेट्रा। जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हीट में, लाइट में, साउंड में, किसी भी चीज़ में कन्वर्ट नहीं होती। जब मैकेनिकल एनर्जी हीट, लाइट, साउंड में कन्वर्ट नहीं होगी तो देयर विल नॉट बी एनी लॉस ऑफ एनर्जी, तो एनर्जी का लॉस होगा ही नहीं। एग्जाम्पल जरा देखिए, कोलिजन बिटवीन सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो कोलिजन कौन से हो गए, सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कोलिजन नहीं होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन रिपेल करते हैं एक दूसरे को। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, वो जो सब एटॉमिक पार्टिकल है जो न्यूक्लियस के अंदर है, उनके बीच में जो कोलिजन होता है, एक तो वो हो गया इलास्टिक कोलिजन का, क्योंकि उसमें किसी भी तरीके का एनर्जी का लॉस नहीं होता। दूसरा है कोलिजन बिटवीन ग्लास बॉल्स। तो ग्लास बॉल्स में अगर कोलिजन की बात करी जाए तो ग्लास बॉल्स में जब कोलिजन होगा तो वो भी एक इलास्टिक कोलिजन होगा, उसमें भी किसी भी तरीके का लॉस नहीं होता। अच्छा देखिए, लॉस पता है कैसे होता है, उसका एक रीज़न और भी है। जैसे मान लीजिए हमने ग्लास की बात करी, तो ग्लास, कभी फ्लेक्सिबल ग्लास देखा है क्या? कोई भी ऐसा फ्लेक्सिबल ग्लास नहीं। फाइबर तो ऐसे आते हैं, जैसे आपने चश्मा देखा होगा, चश्मे को भी आप मोड़ दो ऐसे भी चश्मे आते हैं, तो वो फाइबर का बना हुआ ग्लास होता है। लेकिन जो एक्चुअल में ग्लास होता है वो कभी भी फ्लेक्सिबल नहीं होता। तो अगर मान लीजिए कोई दो बॉल्स हैं और वो दो बॉल्स रबर की हैं, लेदर की हैं या किसी भी और मटेरियल की हैं,
तो वो ऐसे आएँ और टकरा जाएँ, तो जब वो टकराएंगी तो टकराने वाले इंस्टेंट पर थोड़ा सा दबेंगी जरूर, थोड़ा सा जरूर कंप्रेस होंगी, और जब वो थोड़ा सा कंप्रेस होंगी तो आप ये समझ लीजिए कि वहीं पर एनर्जी का लॉस हो गया। तो एनर्जी जो इनिशियल एनर्जी थी एग्जैक्टली वही एनर्जी नहीं रहेगी फिर उनकी। वहीं हम बात करते हैं ग्लास की, तो ग्लास जो है वो टोटली इनकम्प्रेसिबल होता है, जरा सा भी दबता नहीं है। तो ग्लास जब आपस में टकराएंगे तो उनकी जो एनर्जी है वो कंजर्व रहेगी। और ये एक फेमस एग्जांपल है कि गांव में बच्चे कंचों से खेलते हैं, कंचे होते हैं ना, तो वो ग्लास की बॉल्स होती है, तो एक को दूसरे पर मारते हैं तो जितनी वेलोसिटी से उसको स्ट्राइक करेंगे उतनी ही वेलोसिटी दूसरी कांच की बॉल में ट्रांसफर हो जाएगी, और वो वाला पहला वाला जो कंचा है वो वहीं रुक जाएगा। तो दिस इज कॉल्ड इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, अब जरा देखिएगा, अब बात करते हैं इन इलास्टिक कोलिजन की। यहाँ तक क्लियर है बेटा? ऑनलाइन वाले बताएं सभी। उदय, श्रेष्ठा, सुना, नमन, गरिमा, ठीक है। अच्छा, इस सैमसंग ये मुझे नहीं पता कौन है। चलिए अगला देखिएगा, इन इलास्टिक कोलिजन इफ देयर इज अ लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी ड्यूरिंग कोलिजन इट इज कॉल्ड एन इन इलास्टिक कोलिजन। अगर ड्यूरिंग अ कोलिजन अगर टकराव हो रहा है और उसमें किसी भी तरीके का काइनेटिक एनर्जी का लॉस होता है तो हम उसको इन इलास्टिक कोलिजन बोलते हैं। तो ज़्यादातर जो कोलिजन्स हैं वो इन इलास्टिक ही होते हैं। देखिए इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देखिए, पहला तो है मोमेंटम इज कंजर्व, तो इन इलास्टिक कोलिजन में भी मोमेंटम जो है वो टोटल कंजर्व रहेगा। दूसरा, टोटल एनर्जी इज कंजर्व। अच्छा, मोमेंटम इज कंजर्व ये हमने कैसे देखा? हमने ये देखा था, कुछ एग्जांपल्स ऐसे भी लिए थे कि जैसे एक ट्रक है और एक कार है, उन दोनों का टकराव हो गया, वो दोनों टकरा गए, तो जब वो टकराएंगे तो टकराने में होगा क्या कि कुछ मतलब एनर्जी का लॉस जरूर होगा। ठीक है, टकराकर थोड़ी बहुत हो सकता है, एक ट्रक जो है जिसकी पहले ज़्यादा वेलोसिटी थी, आपने देखा होगा, हमने 1-2 क्वेश्चन भी देखे थे कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन वाले, तो उसमें वेलोसिटी चेंज हो जाती है। तो जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो इसका मतलब एनर्जी भी चेंज हो रही है, और जब एनर्जी चेंज हो रही है तो इट मीन्स दैट कि कुछ ना कुछ वहाँ पर जो लॉस है वो भले ही हो रहा हो लेकिन मोमेंटम कंजर्व है, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हम लगाते हैं वहाँ पर। तो मोमेंटम इज कंजर्व्ड। सेकंड है टोटल एनर्जी इज कंजर्व, जो टोटल एनर्जी है वो भी कंजर्व रहेगी। और थर्ड है जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी जो है उसका लॉस जरूर होगा क्योंकि वेलोसिटी चेंज हो जाती है। फिर है फोर्थ, सम और ऑल ऑफ द फोर्सेस इन्वॉल्व आर नॉन कंजर्वेटिव। कुछ या ज़्यादातर सभी फोर्सेस जो उसमें इन्वॉल्व हैं वो नॉन कंजर्वेटिव होती हैं। फिर है फिफ्थ पार्ट, अ पार्ट ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू हीट, लाइट, साउंड एटसेट्रा। तो जब कोई भी दो चीज़ टकराती हैं, व्हीकल टकराते हैं, तो कुछ आवाज़ भी होती है टकराने की, तो थोड़ी सी साउंड भी क्रिएट होती है। तो उसमें भी कि हम ये कहते हैं कि थोड़ी सी एनर्जी साउंड की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में वो भी कन्वर्ट हो जाती है। तो देखिएगा, एग्जाम्पल है कोलिजन बिटवीन टू व्हीकल्स, और दूसरा है कोलिजन बिटवीन अ बॉल एंड अ फ्लोर, कोलिजन बिटवीन अ बॉल एंड अ फ्लोर। अब थर्ड देखेंगे, परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन क्या होता है? हमने सबसे पहले देखा इलास्टिक, फिर देखा इन इलास्टिक, अब देखेंगे परफेक्टली इन इलास्टिक कोलिजन। इफ टू बॉडीज स्टिक टुगेदर आफ्टर द कोलिजन एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी with a common velocity, then the collision is said to be perfectly inelastic collision. In such collisions, momentum is conserved, but the loss of kinetic energy is maximum. तो ऐसे collisions में जो momentum है वो तो कंजर्व रहता है, लेकिन लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी का लॉस जो है वो मैक्सिमम होता है। कैसे? परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। तो इलास्टिक कोलिजन ये है कि टकराया और टकराने के बाद एक बॉडी दूसरे की वेलोसिटी से गई, दूसरी बॉडी पहले की वेलोसिटी से गई, ये तो आपका परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन हो गया। अब परफेक्टली इन इलास्टिक का मतलब क्या है कि जो काइनेटिक एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी कंजर्व नहीं रहेगी, काइनेटिक एनर्जी का कुछ ना कुछ लॉस होगा। इसका बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया है, मड थ्रोन ऑन अ वॉल एंड स्टिकिंग टू इट। तो एक हाथ में हमने मिट्टी ली, मिट्टी का जो मतलब कीचड़ टाइप का हो जाता है, तो वो लिया और वो लेकर दीवार पर फेंक दिया। तो जब हम देखते हैं कि वो दीवार पर फेंक दिया, तो दीवार पर फेंकने से होता क्या है कि एक बॉडी दूसरी बॉडी पर स्टिक कर जाती है। इसका डेफिनेशन ये है, इफ टू बॉडीज स्टिक आफ्टर द कोलिजन एंड मूव एज अ सिंगल बॉडी विद अ कॉमन वेलोसिटी, कि दोनों की वेलोसिटी कॉमन हो गई।
तो हमने कहा कि वो जो मैंने मिट्टी ली और मिट्टी को फेंक दिया, दीवार पर चिपक गई, तो वो मूव तो कर नहीं रही है, तो हम ये कहेंगे नहीं, कॉमन वेलोसिटी हो गई इनकी ज़ीरो हो गई। ठीक है, तो जो दीवार थी, दीवार की वेलोसिटी पहले भी ज़ीरो थी, अब आपने एक मिट्टी ली और मिट्टी को आपने कीचड़ टाइप की मिट्टी ली और उसको लेकर आपने दीवार पर फेंक दिया, तो वो दीवार पर चिपक गई। इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी एकदम से खत्म हो गई, ज़ीरो हो गई, तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, मैक्सिमम हो गया। और जो दोनों बॉडीज़ हैं, दे स्टिक टुगेदर, दोनों साथ में चिपक गई एंड दे मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी। तो वो मूव तो नहीं कर रही हैं, पर दोनों की वेलोसिटी तो कॉमन हो गई ना, ज़ीरो। या फिर हम ये कह सकते हैं दे मूव विद अ कॉमन वेलोसिटी ऑफ 0 मीटर पर सेकेंड, ये बोल सकते हैं। अगला है अ मैन जंपिंग इनटू अ मूविंग ट्रॉली। तो अ मैन जंपिंग इनटू अ मूविंग ट्रॉली, इसका मतलब क्या है कि एक आदमी आया भागा भागा और एक मूविंग ट्रॉली है जो मूव कर रही थी, वो आकर उसके ऊपर भागकर चढ़कर, मतलब एकदम से कूदकर उसके ऊपर चढ़ गया। तो अब क्या होगा, अब वो जो ट्रॉली है, अब वो ट्रॉली और वो जो मैन है, वो दोनों एक कॉमन वेलोसिटी से एक ही डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का एग्जांपल। फोर्थ देखिएगा, सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कोलिजन। सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कोलिजन, इन सच अ कोलिजन देयर इज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी। सुपर इलास्टिक और एक्सप्लोसिव कोलिजन में क्या होता है कि इसमें काइनेटिक एनर्जी में इंक्रीज हो जाता है, देयर इज एन इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, दिस अकर्स इफ देयर इज अ रिलीज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑन एन इम्पैक्ट। ये तब होता है कि जब किसी इम्पैक्ट के साथ में पोटेंशियल एनर्जी एकदम से रिलीज होता है। तो वो आजकल दिवाली आ रही है, वो देखा होगा ना, वो वाला पटाखे आते हैं, वो फूक मारते हैं, ज़मीन पर मारते हैं, फूट जाते हैं, तो वो एक्सप्लोसिव कोलिजन है। तो उसमें क्या है कि उसके अंदर जो गन पाउडर था, उसके अंदर गन पाउडर का मटेरियल इकट्ठा था, जिसको हिंदी में बारूद बोल देते हैं। ठीक है, तो वो इकट्ठा था और उसको जैसे ही आपने स्ट्राइक कराया तो वो एकदम से बर्स्ट करके बाहर निकला, और क्योंकि वो टाइटली पैक्ड था, तो जैसे ही उसको जरा सा भी उसके पार्टिकल्स आपस में कोलाइड करते हैं ना, तो आपने कोलाइड ही करवाया है उसको। आपने गन पार्टिकल्स जो है, गन पाउडर के जो पार्टिकल्स हैं, वो आपस में बहुत नज़दीक पैक करके रख रखे थे उसके अंदर, पटाखे के अंदर। अब आपने उसको लिया और जोर से ज़मीन पर मारा, तो उसके अंदर के जो पार्टिकल्स हैं वो एकदम से एक दूसरे से टकराए, तेज़ी से टकराए। और जैसे ही वो तेज़ी से टकराएंगे तो उनकी प्रॉपर्टी है कि वहाँ पर इग्निशन होगा। जब वो पार्टिकल्स आपस में टकराएंगे, इग्निशन होगा। इग्नाइट होने के बाद में पूरा गन पाउडर फटने के लिए उसको जगह चाहिए, एकदम से बाहर निकलना चाहता है वो फटकर, तो वो कागज़ की या कपड़े की जो भी पैकिंग कर रखी है, वो तेज़ी से फटेगी और उसकी आवाज़ आएगी और हम खुश हो जाएंगे, पटाखा फूट गया। ठीक है, तो ये होता है बर्स्टिंग ऑफ अ क्रैकर व्हेन इट हिट्स द फ्लोर फोर्सफुली। जब हम उसको ज़मीन पर जोर से मारते हैं तो वो बर्स्ट हो जाता है। उसके बाद देखिएगा, फिफ्थ है हेड ऑन और वन डायमेंशनल कोलिजन। हेड ऑन और वन डायमेंशनल कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन का मतलब क्या होता है, जब कोई भी बॉडी किसी बॉडी से सीधा आकर टकराती है, दैट इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। एक चीज़ ये है कि जैसे मान लीजिए स्नूकर की बॉल्स होती हैं, तो स्नूकर की बॉल है एक यहाँ पर ऐसे, और दूसरी बॉल यहाँ पर है। ये बॉल ऐसे गई, ऐसे जाते जाते, और ये इस तरीके से साइड से टकराकर, टेंजेंशियली टकराकर और गुजर गई। तो उससे क्या होगा, ये बॉल सीधी जाएगी, हो सकता है इसका पाथ थोड़ा सा डेविएट हो जाए, थोड़ा सा ये इस डायरेक्शन में जाए और ये थोड़ा सा इस डायरेक्शन में चली जाएगी। तो इट विल नॉट बी कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन, इसको हेड ऑन कोलिजन नहीं बोलेंगे। हेड ऑन कोलिजन क्या होती है, जब बिल्कुल आमने सामने टकराती है कोई चीज़, जैसे कि ये वाला जो कोलिजन था, ये आमने सामने टकराने वाली चीज़ है, तो दिस इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। ये होता है हेड ऑन कोलिजन। अब इसमें देखिएगा, इट इज़ द कोलिजन इन विच द colliding bodies move along the same straight line path before and after the collision between two railway compartments। ठीक है, collision between two railway compartments, it is the collision in which the colliding bodies move along the same straight line path before and after the collision। तो बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, आप सोचिएगा कि ये एक बॉल है, ये दूसरी बॉल है, ये बॉल रेस्ट में रखी हुई है। ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी 0, इसकी वेलोसिटी मान लीजिए 4 मीटर पर सेकंड। तो जब ये इसको टकराएगा, तो क्या होगा कि ये दोनों की दोनों सेम स्ट्रेट लाइन में ही ट्रैवल करेंगे। अगर ये सेम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करेंगी तो हम इसको हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। ऐसे ही क्या होता है कि ये होता है कोलिजन बिटवीन टू रेलवे कंपार्टमेंट्स, दो रेलवे कंपार्टमेंट्स। तो जैसे एक रेलवे का कोच होता है ना, कोच मतलब कंपार्टमेंट,
तो इसमें इस तरीके से मतलब लोहे के सेक्शंस होते हैं और बीच में जॉइन करने के लिए मतलब नट्स भी होते हैं, उससे जॉइन भी कर लेते हैं इसको। तो ये ऐसा होता है कि इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग मेटल के दो लोहे के ये बना रखे होते हैं, ठीक है, बड़े बड़े मोटे से पाइप होते हैं, ठीक है, और बिल्कुल स्ट्रॉन्ग सॉलिड पाइप्स होते हैं, हॉलो नहीं होते कि वो टूट जाए टकराने से। तो वो इस वजह से बनाए जाते हैं कि अगर एक्सीडेंटली भी एक कंपार्टमेंट दूसरे कंपार्टमेंट से टकराए तो टकराने पर सबसे पहले ये आपस में टकराएं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि रेलवे कंपार्टमेंट का आपस में कुछ टकरा कर डैमेज हो जाए। ऐसा ना हो कि अक्सर रेलवे कंपार्टमेंट्स आपस में टकराते हैं। कई बार ऐसा होता है कि ट्रेन झटके से चलती है, कई बार होता है झटके से रुकती है। तो जब वो झटके से चलती है, झटके से रुकती है, तो ये जो चीज़ें हैं ये आपस में टकराएं। ऐसा ना हो कि कंपार्टमेंट्स आपस में टकराने लगे। अगर कंपार्टमेंट्स आपस में टकराएंगे तो बहुत जल्दी वो ख़राब हो जाएंगे, टूट जाएंगे, या अंदर बैठे हुए पैसेंजर्स को भी चोट लग सकती है। तो इसमें ये बताया गया कि एक कंपार्टमेंट ऐसे ही रेस्ट में रखा हुआ था, तो वो भी मतलब इसकी डिज़ाइनिंग कैसे हुई है कि ये उस रेल के ऊपर ही, जो रेलवे है ये उसके ऊपर ही चलेगा, पटरी के ऊपर ही चलेगा। तो दूसरा वाला कंपार्टमेंट आया, उसने इसको टक्कर मारी। जब टक्कर मारी तो ये भी उसी सेम रेलवे पर चल रहा है और ये भी उसी सेम रेलवे पर चल रहा है, तो दोनों सेम रेलवे पर चल रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेड ऑन कोलिजन, ठीक है, क्योंकि दोनों ने। हाँ जी बोलिए सर। ये और परफेक्टली इलास्टिक सेम ही होगा? ये वाला और परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन जो है ना, परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन सेम नहीं हुआ, क्योंकि उसमें क्या था कि परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन में जो है ना, उसमें ये होता है कि जो वेलोसिटी है वो कॉमन वेलोसिटी के साथ में चलते हैं। अब उसमें ये होता है कि एक आदमी आया और वो आकर एक भागते हुए आया और वो एक ट्रॉली पर बैठ गया, और जैसे ही वो ट्रॉली पर बैठा तो अब दोनों के दोनों सेम कॉमन वेलोसिटी के साथ जा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसमें ये ज़रूरी नहीं है, उसमें ये ज़रूरी नहीं है कि वो जो आया है वो बिल्कुल स्ट्रेट आकर उससे चिपक गया, ऐसा नहीं हुआ। उसने एक एंगल पर जंप लगाया, जंप लगाकर वो उसके अंदर बैठा। ये ट्रॉली थी, इधर से वो भागता हुआ आया, भागने के बाद एक एंगल पर जंप लगाया और फिर उसके अंदर बैठ गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो स्ट्रेट लाइन में कोलिजन नहीं हुआ, यानी कि वो हेड ऑन कोलिजन नहीं है। दोनों में एक चीज़ कॉमन जरूर दिखाई दे रही है, हेड ऑन कोलिजन में और परफेक्टली इनइलास्टिक में एक कॉमन चीज़ दिखाई दे रही है कि आफ्टर कोलिजन वो कॉमन सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन वो बिल्कुल सेम स्ट्रेट लाइन पाथ में टकराव नहीं हो रहा है उसमें। समझ गए? यस सर। ठीक है, तो ये इसमें अंतर हुआ। उसके बाद देखिएगा कि सिक्स्थ देखेंगे ऑब्लिक और टू डायमेंशनल कोलिजन। ऑब्लिक और टू डायमेंशनल कोलिजन का मतलब ये साफ यहाँ पर है। ऑब्लिक का मतलब क्या है? एनीथिंग विच स्ट्राइक्स एट एन एंगल, जो किसी एंगल पर स्ट्राइक करे, सीधी स्ट्राइक ना करे। इफ टू बॉडीज डू नॉट मूव अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ बट लाई इन द सेम प्लेन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, अगर दो बॉडीज जो हैं वो सेम स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रैवल ना करें बट लाई इन द सेम प्लेन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, कोलिजन से पहले भी और कोलिजन के बाद भी सेम प्लेन में लाई करें, जैसे कि कैरम बोर्ड, और कैरम बोर्ड के ऊपर जो कैरम बोर्ड की जो गीटियाँ होती हैं, तो वो जब स्ट्राइक करते हैं आपस में तो वो एक स्ट्रेट पाथ में तो ट्रैवल नहीं करते, इधर उधर कहीं भी ट्रैवल कर सकते हैं, लेकिन रहते सेम प्लेन में ही हैं। रहना उनको पूरा का पूरा वो जो प्लेन है कैरम बोर्ड का, वो उसी के ऊपर रहेंगे। तो हम ये बोलेंगे इफ टू बॉडीज डो नॉट मूव अलॉन्ग द सेम स्ट्रेट लाइन पाथ बट लाई इन द सेम प्लेन बिफोर एंड आफ्टर द कोलिजन, द कोलिजन इज सेड टू बी ऑब्लिक और टू डायमेंशनल कोलिजन। तो ऐसे कोलिजन को ऑब्लिक या टू डायमेंशनल कोलिजन भी बोल देते हैं। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। ठीक है, यस चलो ठीक है। इसके बाद अगला देखेंगे कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम इन अ कोलिजन। एक कोलिजन में लीनियर मोमेंटम किस तरह से कंजर्व रहता है, ये देखना। Suppose two bodies 1 and 2 collide against each other. They exert mutual impulsive forces. अच्छा, इनकी सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स याद कर लेना। ये जो टाइप्स ऑफ कोलिजन है ना, डायरेक्ट पूछा जाता है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनता है इसमें। ठीक है, तो अगला देखते हैं।
Suppose two bodies 1 and 2 collide against each other. They exert mutual impulsive forces on each other during collision time delta t. तो वो एक दूसरे पर म्यूचुअल इम्पल्सिव फोर्सेस लगाती हैं, ठीक है. द चेंजेस प्रोड्यूस्ड इन द मोमेंटा ऑफ द टू बॉडीज विल बी, द चेंजेस प्रोड्यूस्ड इन द मोमेंटा ऑफ द टू बॉडीज विल बी, ये क्या है, डेल्टा P1 वेक्टर इज इक्वल टू F12 वेक्टर इनटू डेल्टा टी, ठीक है. तो हम ये जानते हैं कि फोर्स क्या होता है, अप्लाइड फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम. रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर मोमेंटम, ये तो चेंज ऑफ मोमेंटम हो गया, और अगर इसको टाइम से डिवाइड कर देंगे तो रेट ऑफ चेंज आ जाएगा, ठीक. तो मैं इसको मोमेंटम को F इंटू डेल्टा टी करके लिख रहा हूँ, मतलब वो इम्पल्स इंटू स्मॉल टाइम ड्यूरेशन वो करके लिख रहा हूँ. तो डेल्टा P2 इज इक्वल टू F21 वेक्टर इंटू डेल्टा टी, F21 वेक्टर इंटू डेल्टा टी, कि डेल्टा P2 हो गया. वेयर F12 हमेशा याद रखना, जब भी मैं कभी F12 की बात करूँ इस तरह से, हम F12 बोल रहे हैं, तो ये समझ लेना जो टर्म पहले लिखी हुई है उस पर तो फोर्स लग रहा है, और लग किसकी वजह से रहा है, 2 की वजह से. तो ये हो गया पेज नंबर 35 पर मैं हूँ, बिल्कुल ऊपर की तरफ. द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी 1 बाई बॉडी 2, द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी 1 बाई बॉडी 2. ऐसे ही F21 की अगर हम बात करेंगे तो F21 होगा द फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी 2 बाई बॉडी 1, बॉडी 2 पर लगने वाला फोर्स बॉडी 1 की वजह से, ठीक है. तो फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी 1 बाई बॉडी 2, ऐसे ही फोर्स एक्सर्टेड ऑन बॉडी 2 बाई बॉडी 1, ये F21 हो गया. अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, न्यूटन के थर्ड लॉ के हिसाब से F12 वेक्टर इज इक्वल टू माइनस F21 वेक्टर. ये जो F12 वेक्टर है, इस F12 वेक्टर में दोनों तरफ आप इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए बाई डेल्टा टी, मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई डेल्टा टी. मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाई डेल्टा टी, दोनों तरफ डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दिया. F12 वेक्टर डेल्टा टी माइनस F21 वेक्टर डेल्टा टी, और इसको इधर ले आओ F12 वेक्टर इंटू डेल्टा टी प्लस F21 वेक्टर इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू 0. ये क्या हो गया, डेल्टा P1 वेक्टर प्लस डेल्टा P2 वेक्टर इज इक्वल टू 0. डेल्टा कॉमन ले लिया, P1 प्लस P2 इज इक्वल टू 0, यानी कि P1 प्लस P2 में मतलब टोटल मोमेंटम में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा है, चेंज इन टोटल मोमेंटम इज 0, यानी कि जो टोटल मोमेंटम है वो कंजर्व्ड है यानी कि कांस्टेंट है, मतलब सेम, ठीक है. तो वो हमारा कांस्टेंट आ रहा है. दस लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड ड्यूरिंग अ कोलिजन. इसका मतलब क्या होगा कि एक कोलिजन के दौरान जो लीनियर मोमेंटम है वो आपका हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है जी. आज आप इतना कर लीजिए, ठीक है, इतना सफिशिएंट है. बाकी इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन जो है ये मैं आपको कल की क्लास में करवाता हूँ, और कल फिर 4:30 बजे रखते हैं, ठीक है ना. 4:30 बजे अपना नॉर्मल टाइम पर ही आइएगा. चलिए जी, ठीक है.